बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक डैट इज़ टैक्स रजीम। टैक्स रजीम क्या है कि कौन कौन सी स्कीमें हैं जिसके तहत टैक्स लग सकता है, लगता है। एक तो बहुत कॉमन हमने पढ़ा कि जी टैक्स क्या होता है, हमने पढ़ा टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। वो एक रूटीन की चीज। 5 किस्म की टैक्स रजीम्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मौजूद हैं। इसमें 5वीं तो आप पे अप्लाई नहीं होगी, बाकी 4 आप पे अप्लाई होती। अब पहली चीज है नॉर्मल टैक्स रजीम, कि नॉर्मल तरीके से कोई स्पेशल उस पर प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रही, नॉर्मल तरीके से होता है। ये डिटेल से अभी देखते हैं। देन ए सेपरेट टैक्स रजीम, कि ये नॉर्मल से हटके कोई चीज़ है, इस इनकम को इलादा रखेंगे और इलादा से कोई रेट अप्लाई करेंगे और टैक्स निकालेंगे। देन है फाइनल टैक्स रजीम या प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम, कि जी कुछ इनकम्स और हैं जिस पे जो टैक्स किसी ख़ास तरीके से लगेगा और फिर कोई और टैक्स उन पे अप्लाई नहीं होगा, और वो जो टैक्स लगा था वही उनकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। और फिर मिनिमम टैक्स रजीम या मिनिमम टैक्सेशन, कि जी कम अज़ कम इतना टैक्स तो पे करना है, अगर कुछ और बनता है या नहीं बनता तो ये तो ज़रूर पे करना है। दिस इज़ नोन एज मिनिमम टैक्स रजीम। तो ये 4 आपके सिलेबस में, इन 4 को ज़्यादा डिटेल से अब देखते हैं। नॉर्मल टैक्स रजीम। नॉर्मल टैक्स रजीम क्या होती है कि इसमें नॉर्मल तरीके से हम इनकम निकालते हैं। नंबर 1, it is a method wherein total income is computed by adding incomes under all heads of income। हर हेड ऑफ इनकम, हमने पढ़ा हुआ कि 6 हेड्स ऑफ इनकम है। हर हेड ऑफ इनकम जो है, इनकम किसी भी हेड के तहत क्या होती है कि दैट इज रेवेन्यूज, या जिसे हम ग्रॉस इनकम भी कह सकते हैं, लेस एक्सपेंसेस, जिसे यहां डिडक्शंस की टर्म इस्तेमाल होती है, डिडक्शंस, वो माइनस करने के बाद ये उस हेड की इनकम आ गई। इस तरीके से हर हेड ऑफ इनकम की इनकम निकालते चले जाएंगे जैसे वहां लिखा हुआ होगा। जैसे सैलरी का हम देखेंगे कि सैलरी की इनकम कैसे निकालनी है, बिजनेस की कैसे है, प्रॉपर्टी की कैसे है, कैपिटल गेन कैसे है, वगैरह वगैरह। हर हेड ऑफ इनकम की अलग से इनकम कंप्यूट होगी। और इन तमाम हेड्स ऑफ इनकम, जो 6 हमारे हेड्स ऑफ इनकम है, इनकी इनकम ये जो इलादा हर एक की निकाली हुई है, उसमें उन सबको ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो दिस विल बिकम टोटल इनकम। और टोटल इनकम में से फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस, जो कल हमने पढ़े कि डिडक्टेबल अलाउंसेस आपने माइनस करने हैं। और डिडक्टेबल अलाउंसेस में आपके लेवल पे सिर्फ एक ही चीज़ है, 2 चीज़ें बनती हैं। वन इज़ द ज़कात अंडर द ज़कात एंड इशरा ऑर्डिनेंस, एंड द सेकंड वन इज़ ट्यूशन फ़ी पेड फॉर द चिल्ड्रन। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी WF एंड WPPF वो कंपनीज़ पे अप्लाई होती है, वो आप पे अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर बहुत सियाना समझदार हो और उसने ये AOP में इनमें से कोई चीज़ दे दी हो, तो आप उसे माइनस कर दीजिएगा एज डिडक्टेबल अलाउंस। यानी कि अगर उसने लिख दिया है कि जी ये WWF या WPPF दी है, WPPF तो किसी भी सूरत में अदर देन कंपनी अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर ने किसी वजह से, गलती से, या ये चेक करने के लिए क्या इसे पता है कि डिडक्टेबल अलाउंस में ये चीज़ें भी शामिल हैं या नहीं, अगर दे दिया हो तो फिर उसको माइनस कर देना, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक, तो यूं टैक्सेबल इनकम आ गई। ये डिडक्टेबल अलाउंसेज जब माइनस कर लिए टोटल इनकम में से, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्शंस क्या है? ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो जो उस इनकम को अर्न करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, दोज आर टर्म्ड एज डिडक्शंस। और डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम में से माइनस किए जाते हैं, ये इलादा से आइटम्स हैं। ठीक है, और फिर टैक्स कैसे निकालते हैं? यही जो हमने पढ़ा कि टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। जिस किस्म का बंदा इंडिविजुअल अगर सैलरीड है तो टैक्स रेट डिफरेंट है, और नॉन सैलरीड है तो टैक्स रेट डिफरेंट है, और AOP के डिफरेंट हैं। जो रेट्स उस पर अप्लाई होते हैं उस रेट को अप्लाई करके टैक्स निकाल लेंगे, दिस विल बिकम टैक्स। और फिर उसमें से टैक्स क्रेडिट्स, ये जो कल हमने पढ़ा है,
टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे कि जो टैक्स में से कुछ छूट हो सकती है, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर भी है, उसे हम डिटेल से देखेंगे कि जी इस चीज़ की बिना पे, मिसाल के तौर पे अगर कोई डोनेशन दिए टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन तो उसकी बिना पे कुछ कम हो सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ सेल मशीन अगर लगाई है अंडर द सेल टैक्स एक्ट तो उस पर कुछ हो सकते हैं। तो जोन जोन से भी टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं वो सारे माइनस कर लेंगे। इस तरीके से टैक्स पेएबल या रिफंडेबल हो जाएगा। अगर टैक्स क्रेडिट्स अगर कोई ऐसे हैं जो माइनस किए जा सकते हैं सारे के सारे, मिसाल के तौर पे टैक्स ऑलरेडी पेड, एम्प्लॉयर ने आपसे टैक्स काटा हुआ है तो वो माइनस करेंगे, तो आपने गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए हैं तो वो अगर पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर टैक्स रिफंडेबल हो जाएगा। ये जो पैटर्न है, दिस इज टर्म्ड एज नॉर्मल टैक्स रेजिम, कि नॉर्मल तरीके से इनकम निकालनी है हर हेड ऑफ इनकम के तहत, और फिर डिडक्टिव अलाउंसेज माइनस करने हैं, टैक्सेबल इनकम आ गई, रेट अप्लाई करने हैं, टैक्स निकल आया, फिर टैक्स क्रेडिट्स माइनस करने हैं, और उसके बाद जो टैक्स पेएबल आ जाएगा या रिफंडेबल आ जाएगा। और लॉसेस भी जो हैं, लॉसेस अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज आर डिटर्मिन्ड। हर हेड ऑफ इनकम के लॉसेस अपने हैं जो हम पढ़ेंगे कैसे होते हैं, एंड विच कैन बी सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर टैक्स ईयर्स फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनकम्स एज परमिटेड अंडर द लॉ। तो जैसे वहाँ कहा होगा, ये एक चैप्टर आपका मौजूद है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे कि जिस तरीके से कौन सा लॉस सेट ऑफ हो सकता है, कौन सा सेट ऑफ हो सकता है, और अगर पूरा ना हो सका और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और कौन सा सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो जैसे कहा हुआ है, सो ये नॉर्मल तरीके से जो इनकम निकलती है और टैक्स निकलता है, दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मल टैक्स रेजिम। अब कम सेपरेट टैक्स रेजिम। सेपरेट टैक्स रेजिम जो है, STR, सेपरेट टैक्स रेजिम, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं कि नंबर 1, सर्टन incomes are not included in total income, बल्कि टोटल इनकम की बजाय इन एनी हेड ऑफ इनकम, ऑटोमेटिकली टोटल इनकम भी आ जाएगी, कि किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनको शामिल नहीं किया जाता। नंबर 2, टैक्स इज चार्ज्ड separately at some special tax rates। इसका मतलब यह कि जो नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, कि सर्टन इनकम्स बताई होंगी कि कौन सी इनकम्स हैं, आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एनी हेड ऑफ इनकम। अगर हेड ऑफ इनकम में ऐड हो गया तो वो टोटल इनकम का हिस्सा बन जाते हैं, तो किसी भी हेड ऑफ इनकम में उसको शामिल नहीं करेंगे। फिर टैक्स उस पर चार्ज होना है सेपरेटली एट सम स्पेशल टैक्स रेट्स, इलादा से टैक्स रेट्स बताए हुए होंगे। सो इस स्लाइड में पहला ही लफ्ज़ गलत है भाई, ये NTR नहीं STR, N की जगह पे STR। ठीक है, STR is a method wherein certain specified incomes are not included under any head of income, thus are not part of the total income। ठीक है, these incomes are kept separate and charged to tax at some special tax rates instead of normal tax rates। तो ये जो अमाउंट तय होगी, दिस विल बी योर टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम। And STR, a person is not entitled to claim any deductions, deductible allowances or tax credits। वो जो हमने नॉर्मल तरीके से पढ़ा ना कि जी इसमें से खर्चे माइनस करेंगे, फिर डिडक्टिबल अलाउंस माइनस करेंगे, फिर टैक्स निकला है उसमें से कोई टैक्स क्रेडिट देंगे, इनमें से कोई चीज़ उस पर अप्लाई नहीं होगी।
इसका मतलब स्पेसिफाइड ग्रॉस अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर इनकम दैट इज केप्ट सेपरेट, और फिर उस पर रेट अप्लाई करके टैक्स निकाल लेंगे। ठीक है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैविंग इनकम कवर्ड अंडर एनटीआर एज वेल एज एसटीआर। अब उसकी कुछ इनकम्स एनटीआर में थी, कुछ एसटीआर में थी, तो क्या करेंगे कि एनटीआर की इनकम, अब टैक्स जो है टैक्स अंडर एनटीआर, तमाम वो जो पैटर्न था वो सारा करने के बाद, ठीक है, जो टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो भी बना था, ठीक है, इसमें कर लेंगे ऐड टैक्स अंडर एसटीआर। तो यूं उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन हो जाएगी। ठीक है। सो अगर किसी बंदे की कुछ इनकम्स एनटीआर में और कुछ इनकम एसटीआर में है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि एनटीआर की इनकम उस तरीके से निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, जो टैक्स निकल आया उसमें ऐड कर देंगे टैक्स अंडर एसटीआर, और यूं उस बंदे की टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। एफटीआर, ये ज़रा थोड़ा सा गंभीर है। और ये फाइनल लेवल पे सबसे ज़्यादा तंग करने वाला यही है। यहाँ आपके बड़ा मामूली सा आपके सिलेबस में है, इसलिए सिर्फ इसका कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि एफटीआर क्या है। इसके दो एलिमेंट्स हैं भाई। वन इज प्रिज्यूम्ड इनकम, इनकम है नहीं, मान ली है, तसव्वर कर ली है, फर्ज कर ली है, प्रिज्यूम्ड इनकम। और टैक्स विदहेल्ड, ऑन प्रिज्यूम्ड इनकम। दो इसके एलिमेंट्स। हम मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने एक्सपोर्ट की है, तो जो एक्सपोर्ट, ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये सारी यही नहीं है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज्ड, एक्सपोर्ट आपने की, एलसी खुली, पैसे आपको मिल गए, वो जो पैसे मिले हैं थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज प्रिज्यूम्ड एज इनकम। वो इनकम है नहीं, दैट इज योर रेवेन्यू। और इनकम क्या होती है कि रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करें तो इनकम होती है। आपने वो पैसे रिकवर करने के लिए इससे पहले कोई चीज़ बनाई होगी, कोई ख़रीदी होगी, फिर उस पर बहुत सारे खर्चे किए होंगे, दफ्तर के बेशुमार खर्चे होंगे, और उसके बाद एक्सपोर्ट किया होगा, बैंक चार्जेस होंगे, बड़ा कुछ होगा। वो सारा माइनस करें तो फिर कहीं जाके इनकम आती है, लेकिन इट इज प्रिज्यूम्ड एज इनकम। ठीक है। और जो टैक्स कटा और इस पर रेट है 1%, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड, टैक्स इज डिडक्टेड बाय बैंक at the rate of 1% of proceeds realized। तो जो टैक्स उसके रेट के हिसाब से कटना था कट गया। दिस इज योर फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सो ना उसकी इनकम निकालेंगे, ना कोई टैक्स निकालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस यही जो पैसे कट गए थे फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। दिस इज एफटीआर।
इसी तरीके से ये तो इनकम थी, रेवेन्यू थी ना। एक और अगर एग्जांपल लें, इंपोर्ट्स बाय कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है? जिसने जो चीज़ें मंगवाई हैं उसी फॉर्म में उसने बेच दी बगैर कोई प्रोसेस की। फर्ज करें मोबाइल इंपोर्ट किए बेच दिए, ठीक, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया बगैर कोई प्रोसेस किए आगे बेच दिया, उसे कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। अब ये जो पैसे उसने पे किए, जो चीज़ें इंपोर्ट की थी, इट इज़ एक्सपेंस ऑफ द पर्सन। परचेजेज है ना, लोकल परचेज करें तो परचेजेज होगी, बाहर से करें तो उसे हम इंपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है, परचेजेज है। परचेजेज किसी सूरत में इनकम नहीं होती, खर्चा है। बट कमर्शियल इंपोर्टर ने अगर इंपोर्ट्स की हैं तो यहां क्या होता है कि टैक्स इज कलेक्टेड बाय कस्टम्स अथॉरिटीज एट द रेट ऑफ, जनरल रेट आप समझ लें 4.5%, कुछ और रेट्स भी हैं, ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। सो वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड जो है उस पे जो भी रेट है, जनरल रेट एक 4.5% है, ये 3% भी है, 2% भी, मुख्तलिफ है, 10% भी है। तो ये जो टैक्स कट गया, इट इज टेक, दिस इज प्रज्यूम्ड एज इनकम। कॉस्ट ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इज प्रज्यूम्ड एज इनकम, इनकम है नहीं, इट इज प्रज्यूम्ड एज इनकम। और जो उस पर टैक्स कटा था, दैट इज टेकन एज फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? दो तीन चीजें हुई कि नंबर वन तो ये है कि ये एक्चुअल इनकम नहीं होती, तसव्वराती इनकम होती है, इसीलिए इसे प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम, पीटीआर, ठीक है, या फाइनल टैक्स रजीम, कि जो आ गया बस फाइनल है, कुछ नहीं करना, इसलिए इसे प्रिजम्पटिव कहते हैं कि इनकम इज प्रज्यूम्ड, सर्टन ट्रांजैक्शंस आर प्रज्यूम्ड एज इनकम, और जो उस पर टैक्स लगना था वो लग गया और फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी, फिर कुछ नहीं। हमने एससीआर में क्या किया था कि वो जो टैक्स है डेट इज एडेड इन द टैक्स अंडर एनटीआर, इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें बस कहानी ख़त्म हो गई। और फिर इसका एक और चीज़, चूँकि हम ट्रांजैक्शन को ले रहे हैं एज इनकम, तो फिर वही चीज़ें कि किसी भी हेड ऑफ इनकम में ये शामिल नहीं होंगे, कोई डिडक्शन माइनस नहीं होगी, कोई डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होगा, कोई नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई नहीं होगा, और कोई टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। दिस इज एफटीआर, ठीक है। वही, सच इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ पर्सन, इनकम फॉलिंग अंडर एफटीआर पीटीआर इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डिडक्शंस, डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स अदरवाइज अवेलेबल अंडर एनटीआर। ठीक हो गया? सो तीन हो गई कि नॉर्मल तरीके से हर हेड की इनकम निकालते हैं, उसको ऐड करते हैं, टोटल इनकम आ गई, डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस किए, टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्स रेट अप्लाई किए, टैक्स आ गया, टैक्स क्रेडिट माइनस किए तो टैक्स पेबल या रिफंडेबल आ गया। अगर लॉसेज हैं तो एडजस्ट भी हो सकते हैं। एसटीआर में और एफटीआर में कोई लॉसेज एडजस्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने एक सर्टन ट्रांजैक्शन को हमने इनकम समझ लिया, ठीक है। अब है मिनिमम टैक्स रजीम, कि आपने कम से कम इतना तो टैक्स पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ? एमटीआर के भी दो हैं, एमटीआर टैक्स अंडर एनटीआर और मिनिमम टैक्स आमतौर पे यहाँ अंडर सेक्शन 113 है।
इन दोनों में से हायर शैल बी टैक्स लायबिलिटी। हायर शैल बी टैक्स लायबिलिटी। सो नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालेंगे उस इनकम पे। फिर ये सेक्शन 113 जो है, ये हम देखेंगे कि उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या कुछ हैं। उसके तहत जो मिनिमम, वो कहते हैं कि जो सेल्स है, टर्नओवर, उसका एक सर्टन परसेंटेज आपने, दैट इज़ 1.25%, कि इतना तो टैक्स देना है। मिनिमम टैक्स जो है, ये आया कैसे 80s के ज़माने में, ये ज़िया का ज़माना था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर उस वक्त था टेक्सटाइल। वैसे अब सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा भी? टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। आप किसी गांव, कस्बे, शहर चले जाएं, मीलों तक नई नई आपकी हाउसिंग स्कीमें निकल रही हैं। और जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, बल्कि उनके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। ठीक है ना? ये निशात एम्पोरियम, निशात टेक्सटाइल ग्रुप है उनके। इसी तरीके से कोहिनूर वाले दूसरे तीसरे। तो अब तो टेक्सटाइल सेक्टर वाज द बिगेस्ट सेक्टर इन पाकिस्तान प्रीवियसली। तो उसमें होता क्या था कि वो हर साल अपने लॉसेस शो कर रहे होते थे इन देयर रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर हर 4-5 साल बाद एक नई टेक्सटाइल मिल भी लगा रहे होते थे। और ये अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट। ठीक है? तो बाकायदा तौर पे ऑडिटेड हैं, सर्टिफाइड हैं, क्या कर सकते हैं जी। तो फिर उस ज़माने में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, उसकी सेक्शन 50D एक जो है और 80D ये इनकॉर्पोरेट की गई। और उसमें फिर ये कहा गया कि कम से कम इतना तो टर्नओवर का 1% तो टैक्स पे करें। ठीक है भाई, अगर नॉर्मल तरीके से टैक्स रिकवर नहीं हो सकता, तो फिर ये उन्होंने लगाया कि कम से कम इतना टैक्स पे करना है। सो मिनिमम टैक्स रजीम का क्या है कि आप नॉर्मल तरीके से टैक्स डिटरमिन करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं विद मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, और इन दोनों में से जोन सा हायर है, दैट इज टेकन एज टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर। और चूंकि कंपनीज की टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर इसको एक और से कंपेयर करते हैं। सेक्शन 113C है, इसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, उसे अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। फिर इन दोनों में से जोन सी हायर है, दैट इज टेकन एज टैक्स लायबिलिटी। तो आपके लेवल पे इतना ही है 113(1). तो मिनिमम टैक्स में क्या है कि इज ए regime under which the tax withheld is in respect of certain incomes is rendered as minimum tax। तो ऐसा भी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स, ये तो हमने कहा ना कमर्शियल इंपोर्टर है, अगर कोई शख्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और अपनी इंडस्ट्री में लगाता है और उसे चीज़ें बना के बेचता है, तो टैक्स तो उस स्टेज पे ये 4.5% के हिसाब से कटा होगा। जब उसकी चीज़ें, जो भी माल, चाहे वो कमर्शियल इंपोर्टर है या अपने लिए इंपोर्ट कर रहा है, तो टैक्स तो लगना है उस पर। तो वो जो टैक्स है, इट इज़ टेकन एज मिनिमम टैक्स। इसका मतलब नॉर्मल तरीके से टैक्स अगर ज़्यादा हो तो ये उसके अगेंस्ट एडजस्टेबल हो जाएगा, अदरवाइज दिस विल बी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। अल्टरनेट या ऑटोमेटेड इम्पर्सनल टैक्स रजीम, ये एक स्कीम है जिसके तहत करना क्या वो चाह रहे हैं कि मिनिमम इंटरेक्शन ऑफ द टैक्स पेयर विद टैक्स डिपार्टमेंट हो। तो ये अभी इतना ही है, आगे इस पर बहुत कुछ होना है, अभी उस पर नहीं हुआ, तो आपको इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। अब जनरल प्रोविजंस ऑफ FTR एंड STR, वही जो अब तक हमने पढ़ी हैं, वही ये सेक्शन 8 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड 169(2) ऑफ द ऑर्डिनेंस, ये उनमें मेंशन की हुई है। और वो क्या, वही चीज़ें, इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी हेड ऑफ इनकम, वही जो हमने पढ़ा है। इसका मतलब टोटल इनकम में शामिल। इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द डिडक्शंस
डिडक्टेबल अलाउंस और सेट ऑफ लॉसेस, अगर कोई लॉसेज हैं वो भी एडजस्ट नहीं हो सकते। स्पेशल टैक्स रेट शैल अप्लाई फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स, टैक्स शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाई एनी टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स विदहेल्ड और पेड शैल डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड आर पेड। टैक्स अगर फ़र्ज़ करें कि ये 1% होना था और 1% की बजाय 0.75% हो गया है, तो बाकी 2.25% देना है, और अगर 1.5% हो गया तो जो फालतू कट गया वो वापस लेना है। तो ये उस हद तक लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी। ठीक है। टैक्स विदहेल्ड शैल नॉट बी रिफंडेड एक्सेप्ट वेयर इट इज़ इन एक्सेस ऑफ द टैक्स पेएबल। ये जो टैक्स विदहेल्ड है ये फाइनल हो जाएगा अगर उस हिसाब से पे हुआ है जितना पे होना चाहिए था, और अगर फालतू हो गया तो फिर नेचुरली रिफंड हो जाएगा। एंड वेयर टैक्स इज नॉट विदहेल्ड और इज शॉर्ट विदहेल्ड दैट अमाउंट मे बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 162, जो कम पे हुआ है वो बारा रिकवर हो सकता है। तो दिस इज़ योर टैक्स रजीम्स मुख्तलिफ़ किस्म की। ठीक हो गया। अब है टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स आपको एग्जामिनेशन में दिए हुए होते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए। 6 लाख रुपए तक एओपी और ए नॉन सैलरीड, पहले यही देख लें कि सैलरीड और नॉन सैलरीड क्या होते हैं। हाँ जी, सैलरीड इंडिविजुअल किसे कहते हैं, उसके रेट्स डिफरेंट हैं, और नॉन सैलरीड के डिफरेंट हैं। सैलरीड वो कहते हैं कि इट मीन्स एन इंडिविजुअल whose salary income exceeds 75% of his taxable income for the year। हमने तमाम हेड्स को इकट्ठा किया ना, तब टैक्सेबल इनकम आई, उसमें सैलरी भी शामिल है। तो अगर सैलरी से होने वाली इनकम उसकी जो टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा है तो वो पर्सन सैलरीड है। ये ख़ास ध्यान में रखना है कि एक्सीड्स, उससे ज़्यादा हो, इसका मतलब 75% है तो भी वो सैलरीड नहीं होगा। 75.0001% अगर है तो फिर डेफिनेटली होगा। इट इज़ मोर देन 75%, और जो नहीं है दैट पर्सन इज टर्म्ड एज नॉन सैलरीड। अब इसके लिए फिर रेट्स जो हैं, सैलरीड के रेट्स ये वाले हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपको कह दिया जाता है कि 3.5 मिलियन उसकी इनकम थी, तो आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ देखें कि 3.5 मिलियन कहाँ आता है। ठीक है जी, 4 में आ गई। तो 24 लाख पे टैक्स इज़ 165,000, 24 लाख पे टैक्स दिया हुआ है। उसके ऊपर जो है, ऊपर अब हमने कहा कि 3.5 मिलियन है तो 11 लाख ऊपर हो गए, तो 11 लाख पे 20% के हिसाब से टैक्स लगा देना। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इट विल बिकम योर टैक्स। ठीक है। तो टेबल हमने आपके पढ़ा होगा, उसमें से जहां वो फॉल करता है उसके हिसाब से पहले पैसे ऐड करें, और उतनी अमाउंट से ज़्यादा जो है उस पर वो रेट अप्लाई। ठीक है। इसी तरीके से ये नॉन सैलरीड या एओपी, इन दोनों का रेट एक ही है। नॉन सैलरीड और एओपी एसोसिएशन पर्सन का एक ही रेट है, तो दोनों के रेट ज़रा थोड़े से फ़र्क है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है सैलरीड और नॉन सैलरीड का, ये एग्जांपल है। ABC 3 लोग हैं, सैलरी 3.2 मिलियन एक की, दूसरे की 3 मिलियन, तीसरे की 2 मिलियन। फिर इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है अपने अपने हिसाब से, सबकी इनकम 4 मिलियन कर दी है मैंने इस एग्जांपल में। ठीक। अब 75% ऑफ 4 मिलियन, अब ये देखना है कि वो कितना बनता है। 4 मिलियन का 75% 3 मिलियन होगा, तो 3 मिलियन से ज़्यादा अगर सैलरी के सोर्स से है तो वो सैलरीड है, नहीं तो नहीं। ठीक है। ये पहले वाला सैलरीड, दूसरे वाला 75% एग्जैक्ट है, नॉन सैलरीड। बस यही ध्यान रख, मार यही पढ़नी है, एग्जैक्ट 75% इज़ नॉन सैलरीड। ये पक्का जेन में रखना, नहीं तो जेन में होता है 75%,
तो 75% से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसका 50% तो नॉन सैलरीड। अब इस पे रेट जो है वही लग जाएंगे। अगर वो सैलरीड था, ये देख, अगर वो सैलरीड है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनी 5,05,000 उस टेबल के हिसाब से कि जी 3.6 मिलियन पे 4,05,000 रुपये, और उससे ऊपर जितने 4 लाख उस पर 25%, 1 लाख रुपया, और यूँ 5,05,000। और नॉन सैलरीड है तो 3 मिलियन पे 4,05,000, उधर देखें वो 3.6 मिलियन पे 4,05,000 है, इधर 3 मिलियन पे होगी। ठीक है, अगले 1 मिलियन पे 27.5%, और यूँ 6,80,000। सो कैटेगरी बदल जाने से इनकम एग्जैक्टली वही है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी फर्क हो जाएगी। ठीक होगी। देन कम्स एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। कोई भी चीज़ अगर है तो वो कानून में लिखी होगी तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। अगर किसी को छूट देनी है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा होगा तो छूट होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इसके लिए सेक्शन 53 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसमें ये बताया हुआ है कि द इनकम्स आर क्लासेस ऑफ इनकम्स, द पर्सन्स आर क्लासेस ऑफ पर्सन्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आर हैव कंसेशंस अंडर द लॉ। तो सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल आप पे जो शेड्यूल्स एप्लीकेबल होते हैं, नंबर 1 फर्स्ट शेड्यूल, ये लिख लें कहीं, इट इज टैक्स रेट्स। कि जब आपने ये देखना है कि इस पे कौन सा टैक्स लगना है, किस रेट पे लगना है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स ऑफ टैक्स दिए होंगे, हर किस्म के रेट्स, चाहे वो FTR है, STR है, जो भी हैं, वो सारे के सारे रेट्स, या NTR है, वो सारे रेट्स दिए होंगे यहाँ। और टैक्स विथहोल्ड करना है, जैसे ये हमने कहा जी 4.5% है, 1% है, वगैरह वगैरह, ये भी सारे के सारे फर्स्ट शेड्यूल में ही दिए होंगे। सो रेट्स ऑफ टैक्स अगर देखने हैं तो दो फर्स्ट शेड्यूल। नंबर 2 सेकंड शेड्यूल, exemptions and tax concessions। कि किसी की कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है या टैक्स कम लगना है तो कैसे लगना है, वगैरह वगैरह, ये सारा सेकंड शेड्यूल में होगा। और थर्ड जो है, थर्ड शेड्यूल, rates for depreciation and amortization। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रेट्स दिए हुए हैं। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? हाँ, एसेट्स की दो बड़ी क्लासेस आप कह सकते हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल्स। पता नहीं अकाउंटिंग में आप लोगों ने इसको देखा हुआ है या नहीं। जैसे आपकी गुडविल है, पेटेंट राइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर है, आप इसे टच तो नहीं कर सकते ना, बट एग्जिस्ट करता है, उसके पैसे खर्च किए हो। तो जो टेंजिबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू में कमी की जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो इंटेंजिबल में की जाती है उसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। ठीक, सो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रेट्स थर्ड शेड्यूल में होंगे। आपके सिलेबस की हद तक इतना ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में जहाँ जहाँ जोन से रेट्स अप्लाई होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड शेड्यूल के 4 हिस्से हैं भाई, और 4 हिस्से 4 चीज़ों को डील करते हैं। 1 एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स के पार्ट 1 में, अच्छा इसकी फिर आगे क्लासेस होती हैं, वहाँ तो सेक्शन और सब सेक्शन हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ क्लासेस होंगी। तो
उसमें जिस बंदे का जिक्र होगा, जिस पर्सन का, क्लास ऑफ पर्सन्स इनकम का जिक्र होगा, उसको टोटल इनकम में ही शामिल नहीं करना। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो जो हमने पढ़ा था ना टोटल इनकम की डेफिनेशन, उसमें अगर सिर्फ टोटल इनकम रिक्वायर्ड है तो एग्जेम्प्ट इनकम शामिल होती हैं, और अगर टैक्सेबल इनकम रिक्वायर्ड है तो फिर उसमें टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम शामिल नहीं होती। सो पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में जिन इनकम्स का, जिन पर्सन्स का जिक्र है, वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, दोज डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। मिसाल के तौर पे पेंशन रिसीव बाय ए पाकिस्तानी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हालांकि इट इज सैलरी, यानी कि सैलरी क्या होती है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय ने जो कुछ भी वसूल किया है दैट इज सैलरी, तो पेंशन भी उसमें शामिल है, बट इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक। नंबर 2, टैक्सेबल एट लो रेट्स, कि जी नॉर्मल रेट फर्ज करें 10% है तो कहेंगे कि नहीं, अगर ये कंडीशंस ये बंदा पूरी करता है तो उसका 5% होगा। फर्स्ट शेड्यूल में नॉर्मल रेट्स हैं, सेकंड शेड्यूल के पार्ट सेकंड में अगर उस पर कोई रिड्यूस्ड रेट लगने हैं तो उस पर लिखा जाएगा कि ये जो है इसका लोअर रेट लगेगा, रिड्यूस्ड रेट लगेगा। ठीक है, बहुत थोड़े आपके सिलेबस में कोई एक आदि होंगे जो इसमें आने हैं। ठीक। फिर रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, तीसरा पार्ट क्या कहता है कि टैक्स उसका नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस पूरी करता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कुछ कम कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर फुल टाइम टीचर और रिसर्चर है जो गवर्नमेंट के या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में ये काम कर रहा है फुल टाइम, इसका मतलब और कुछ काम ना करता हो, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय 25%। अगर दूसरे बंदे पे 100 रुपया टैक्स लगता है तो उसका 25 माइनस करके 75 रुपये लगेगा। अच्छा, मज़े की बात यह कि जब ये शुरू हुआ था 75% रिड्यूस था और 25% टैक्स लगता था। ठीक है, डेट वॉज रिड्यूस बाय 25, अब 25 देन, तो अगर वो चीज़ होगी तो यहाँ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। फिर फोर्थ क्या, एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सर्टन प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगी उस बंदे पे, उससे उसके माफ़ी होगी। मिसाल के तौर पे नॉर्मल क्या है कि जो लॉसेस हैं उन्हें आप 6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक, वहाँ मेंशन्ड है एक पर्सन जो आपके सिलेबस में नहीं होगा कि अगर उसका हो ये कंडीशंस पूरी हो तो उस पर लिमिट नहीं होगी 6 साल की बजाय वो 10 साल तक भी लेके जा सकते हैं, लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर बंदे ने टैक्स काटना है जो पेमेंट भी करनी है। मिसाल जिस बंदे ने पेमेंट करनी है किसी भी बंदे को, उस पर अगर वो प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है तो टैक्स काटना है। लेकिन अगर कोई शख्स बैंक को, कोई कंपनी बैंक को सूद दे रही है, बैंक से बारो किया उसको सूद दे रही, बाकी किसी और बंदे को दे रहे होंगे तो उस पर टैक्स काटेंगे, लेकिन अगर बैंक को दे रहे हैं तो उस पर नहीं काटेंगे। तो वो नॉन एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये पार्ट 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। अच्छा, फिर सेकंड शेड्यूल में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, और अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट करती है या एपीआर कर सकता है। किस किस्म की अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, ज़रा गौर करें क्या हो सकती हैं। कोई नई चीज़ ऐड कर दें कि इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो 18th अमेंडमेंट आई थी उसके तवज्जुह से जो ट्राइबल एरियाज़ थे वो सूबे का हिस्सा बन गए। इससे पहले ट्राइबल एरियाज़ पे ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता था, तो एग्जेम्पशन थी। अब जैसे वो सूबे का हिस्सा बने ये लग गया उस पर, तो फिर गवर्नमेंट ने गौर किया कि नहीं ये ज़्यादती है, फौरी तौर पे इन्हें 5 साल देने चाहिए। सो 30 जून 2023 तक, 18 से लेके 23 तक उन्हें 5 साल की एग्जेम्पशन दी। तो एग्जेम्पशन कहाँ करेंगे, एडिंग ए न्यू क्लास, एक नई क्लास ऐड कर देंगे जी, फलां कंडीशन के साथ अगर हैं तो उन्हें एग्जेम्पशन होगी। फिर एडिंग कंडीशन टू ए क्लास, कि पहले 2 कंडीशन थी अब तीसरी भी लगा दी कि ये भी करेंगे तो होगा। ठीक है, ओमिटिंग ए क्लास, एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी। ठीक है, ओमिटिंग एनी कंडीशन टू ए क्लास,
या चेंजिंग एनी क्लॉज और चेंजिंग एनी कंडीशन एनी क्लास, ये सारी की सारी तब्दीलियाँ जो वक्त के मुताबिक ज़रूरत पड़े वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये फ्लड आया था तो उसके नतीजे में बहुत सारा माल आपको दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ा, या कोविड के सिलसिले में भी आपको इंपोर्ट करना पड़ा, तो उस पर फिर कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज, सेल टैक्स, इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन की। तो एग्जेम्पशन जब करनी है तो यहाँ लिखेंगे कि जी फ़लाँ चीज़ पे ये एग्जेम्पशन होगी। देन ऑल अमेंडमेंट्स मेड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द नेशनल असेंबली। ड्यूरिंग द ईयर आप SRO इशू करके, नोटिफिकेशन इशू करके ये अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर जितनी की हैं, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म आपका होता है तो बजट आप पेश कर रहे होते हैं, तो उस बजट के साथ ये असम्बली में पेश करनी है ताकि वहाँ से भी मंजूरी हो जाए। आज द अमेंडमेंट्स में बी एनफोर्स फ्रॉम एनी डेट। अच्छा, रूल्स के हिसाब से अगर टैक्स लगाना है तो माजी की तारीख से नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे यहाँ एक जज साहब कमाल कर गए हुए हैं, अब माजी की तारीख से भी लग सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें माजी से लग नहीं सकता माजी से। अच्छा, लेकिन अगर किसी को बेनिफिट देना है, ये मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी कवानीन माजी से लग सकते हैं। हमने जब सेक्शन 1 डिस्कस की थी तो रिट्रोस्पेक्टिवली हो सकते हैं, माजी से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कल आपकी नेशनल असम्बली ने एक एक्ट पास किया है जो आज मेरा ख्याल है सेनेट में जाएगा और कानून बन जाएगा। उसमें यह था कि ये 100 मोटो केस जितने भी हैं जो अब से पहले डिसाइड हुए हैं, उनके अगेंस्ट भी अपील हो सकेगी, 1 टाइम अपील हो सकेगी। ठीक है, वो अपील, और वैसे प्रैक्टिकली मैं रात उस पर गौर कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट पे अजाब आ जाएगा। वो क्या है, तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक को 450 केसेस हैं जो इफ्तिखार चौधरी से लेके ये अब तक खोसा तक यहाँ तक आए हैं, 100 मोटो की। उनके अगेंस्ट अपील हो सकती है और 30 डेज़ के अंदर अंदर होगी। 450 अपीलें, और जो बड़ी बड़ी होंगी जिसमें नवाज शरीफ भी होगा, वो कराची की वो जो बिल्डिंगें गिरी थी वो भी होगी। अब लंबे लंबे होंगे। अच्छा, नॉर्मली 3 जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच होता है, तो इसका मतलब ये है कि उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा अपील के लिए, तो 5। इस वक्त टोटल जजेस जो हैं वो 17 हैं। इसका मतलब मैक्सिमम 3 या 4 बेंच बन सकेंगे, और उन्होंने 15 दिनों के अंदर इसको सुनना है। ये है असल कड़मासी जो मचना है। तो माजी की तारीख से आप कर सकते हैं, लेकिन टैक्स लॉज जो हैं, किसी बंदे की लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो वो माजी की तारीख से नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर बेनिफिट देना है तो वो किसी भी तारीख से हो सकता है। बेनिफिट देना है तो किसी भी तारीख से, यानी कि टैक्स की छूट देनी है ना। आज अगर आप कानून बना रहे हैं, आप कहते हैं ना कि पिछले साल से 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल होगा, तो वो हो सकता है। बेनिफिट देना है तो माजी की तारीख से भी दिया जा सकता है, फ्यूचर की तारीख से भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर लायबिलिटी बढ़ानी है टैक्स की, तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि वो माजी की तारीख से नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इफ़ द लॉ सो डायरेक्ट्स एन exempt income may be added in taxable income for the rate purposes only। ये हम AOP में पढ़ेंगे कि इनकम है तो exempt for tax, लेकिन रेट पर्पसेस के लिए ऐड करेंगे। ये एक लंबा टॉपिक है, ये इंशाल्लाह हम जिस वक्त AOP पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको डिटेल से देखेंगे। अब कंडीशंस कौन सी जिसके साथ ये एग्जेम्पशन होनी है कि जी फेडरल गवर्नमेंट और FBR हैज़ ऑब्टेन्ड अप्रूवल फ्रॉम द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ECC जिसे कहते हैं। और इट इज़ फॉर किन चीज़ों के लिए? नेशनल सिक्योरिटी, नेचुरल डिज़ास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी इन एमरजेंसी सिचुएशंस, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। ये जैसे आपके FATF और दूसरे तीसरे एग्रीमेंट आप कर रहे थे, ठीक है, या आप IMF के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई कंडीशन आ जाती है तो उसके लिए भी आप इसे कर सकते हैं। ग्रांटिंग एन एग्जेम्पशन फ्रॉम एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। तो ये इनमें से कोई सूरत हाल हो, ECC से अप्रूवल लेनी है और फिर FBR कर सकता है या फेडरल गवर्नमेंट कर सकता है। एग्जेम्पशंस अंडर अदर लॉस, दूसरे कवानीन के तहत अगर कोई एग्जेम्पशन किसी दूसरे कानून में लिखा हुआ है,
जैसे मुदारबा आप जानते हैं कि ऐसा बिज़नेस, ऐसी कंपनी जो एक बंदे के पैसे होते हैं, एक के एफर्ट्स होती हैं, मिल के कारोबार करते हैं और इस्लामी रूल्स के मुताबिक करते हैं, तो डेट इज़ टर्म्ड एज मुदारबा। ठीक है, मुदारबा ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि अगर 90% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ मुदारबा तकसीम कर देते हैं अगर अमंग्स दी सर्टिफिकेट होल्डर्स, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि इनकम टैक्स से भी एग्जेम्पशन होगी। लेकिन ये सेक्शन 54 क्या कह रही है कि अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी वो एग्जेम्पशन दी हो तो तब आपने करनी, अदरवाइज नहीं करनी। तो 2021 के बाद वो एग्जेम्पशन उधर मौजूद है, यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। प्रोफेशनल लेवल पे आप देखेंगे कि वो अब मुदारबाज आर टैक्सेबल इन पाकिस्तान। Limitation of exemption. Exemption under the income tax ordinance shall be limited to the original recipient of the income. Original recipient of the income. जैसे पेंशन इज एग्जेम्प्ट, तो पेंशन जिसने वसूल की उसकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर उसमें से किसी को तनख्वाह दे रहे तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। चलें जी, बस आज के लिए इतनी। थैंक यू।